गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम कुछ और प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहले है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टेन केसेस। यहाँ बात डॉक्यूमेंट्स की है तो कोई भी इंक्वायरी जब की जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें डॉक्यूमेंट या एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एक्यूज पर्सन के द्वारा या उसकी कस्टडी से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, ज़बरदस्ती उसको अपनी कस्टडी में लिया जाता है इंक्वायरिंग ऑफिसर के द्वारा, या वो किसी प्लेस से, उसके ऑफिस से, उसके घर से, या मान लीजिए अगर वो इंडिया के बाहर भी है तो वहाँ से अगर वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए जाते हैं और अगर उन डॉक्यूमेंट्स का उसकी कॉन्ट्रावेंशन के साथ कोई कनेक्शन है तो डेफिनेटली उन डॉक्यूमेंट्स को सीज़ किया जाएगा और उसके आधार पर ही जो भी इंक्वायरी होगी और डिसीज़न लिया जाएगा। और मेन चीज़ ये भी है कि अगर डॉक्यूमेंट्स पे जो साइन हैं वो भी देखे जाएंगे, क्योंकि सिग्नेचर के बेस पे बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। जिस पर्सन के उस पर साइन है, जिसने उसको अटेस्ट कर रखा है, और ये माना जाएगा कि एग्जीक्यूट भी ऑब्वियसली उसी पर्सन के द्वारा किया गया होगा। तो सिग्नेचर के साथ एक ऑथेंटिसिटी उस डॉक्यूमेंट की कनेक्टेड रहती है। विदाउट सिग्नेचर हम किसी डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बट अगर सिग्नेचर के साथ कोई डॉक्यूमेंट है तो वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके उसके ऊपर साइन है उसके लिए उसे ज़िम्मेदार बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम देख सकते हैं एक इंक्वायरी करने के लिए। दूसरी बात जो है वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट है। मतलब कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनमें से कुछ रूल्स या रेगुलेशंस को में भी जो इम्पोज़ किया गया है तो कई बार ऐसा होता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सरकार को लगता है कि कुछ रूल्स को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है या कुछ रिस्ट्रिक्शन को लगाया जा सकता है, राइट। कई बार क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं तो उससे एग्जेम्पशन मिल जाती है, या कुछ उनको कोई किसी चीज़ के लिए कोई परमिशन दे रखी है, वो परमिशन विड्रॉ की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि सरकार क्या सोचती है इस बारे में। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सरकार इस संबंध में ऐसा डिसीज़न ले सकती है कि इस एक्ट से रिलेटेड कुछ डिसीज़न जो रिलैक्सेशन से लेकर हैं वो विड्रॉ कर सकती है, या अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब ये रिस्ट्रिक्शन या रिलैक्सेशन ये कितने समय के लिए होगा, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी हो सकता है और पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी हो सकता है। मतलब एक निश्चित समय के लिए भी हो सकता है और मैं भी अगला, जैसे कहते हैं ना, टिल फर्दर ऑर्डर, तो अगला आदेश आने तक वो जारी रह सकता है, ठीक है। और अगर ये सस्पेंशन या रिलैक्सेशन का जो डिसीज़न सरकार ने अभी लिया है उसको कभी भी वो वापस भी ले सकती, उस डिसीज़न को कभी भी वो वापस ले सकती है, रिमूव कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या हो सकता है कि जो भी नोटिफिकेशन सरकार लाती है, कोई भी डिसीज़न लेना होगा तो सरकार ऑफिशियल गजट में जब कोई नोटिफिकेशन लाएगी तो उसको सबसे पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्रेजेंट किया जाएगा। वहाँ पर डिस्कशन होगा। 30 डेज़ का जो है 30 डेज़ के लिए रखा जाएगा। एक सेशन, जैसे पार्लियामेंट के सेशन होंगे, सत्र होंगे, और कई बार कोई डिस्कशन एक सत्र से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा सेशन में भी के लिए भी रखा जा सकता है। जब दोनों हाउस एग्री कर जाते हैं उस चीज़ के लिए तो उस नोटिफिकेशन को विदाउट मॉडिफिकेशन और विद मॉडिफिकेशन अप्लाई करने के लिए जो है एक तरीके से कहा जा सकता है। तो दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का ही ये डिसीज़न फाइनल रहेगा कि वो उस नोटिफिकेशन को एज इट इज़ अप्लाई करना चाहते हैं या उसके कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसके अलावा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टाइम टू टाइम आरबीआई को जनरल या स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकती है इस एक्ट को लागू करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज़। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं। यस, कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी में अगर कोई भी प्रोविज़न को तोड़े जाने का
विवाद या कोई भी मसला सामने आया है तो पहले ये देखा जाएगा कि कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। जो भी पर्सन उस समय इंचार्ज रहा होगा, कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, तो उस पर्सन को उस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार बनाया जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो पर्सन ये प्रूव कर दे कि उसको ये भी जो भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है ये उसकी नॉलेज के बगैर हुआ है, तो उसको माफ़ किया जा सकता है या उसको उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं उससे रिमूव हो सकता है। अदरवाइज़ कंपनी के सभी एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी के जो भी ऑफिशियल, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग रहेंगे, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, वो इस बात के लिए ज़िम्मेदार माने जाएंगे अनटिल अनलेस वो प्रूव कर दें इस बात को कि वो गिल्टी नहीं है। डेथ और इंसॉल्वेंसी इन सर्टेन केसेस, तो कई बार क्या होता है कि किसी एक्यूज पर्सन की डिसीजन से पहले डेथ हो गई है और उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन था, कोई लायबिलिटी थी, उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, कोई अपील कर रखी थी उसने और उसका भी फ़ैसला नहीं आया था और उससे ही पहले उस पर्सन की डेथ हो गई, तो ऐसा नहीं है कि वो केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नो, जो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो भी उसके उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जो उनके हियर्स होंगे, उनके ऊपर ये चीज़ें एज इट इज़ चलेंगी। हाँ, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो उसके जो इनहेरिटेंस में यानी उत्तराधिकार में जिनको कुछ मिल रहा है, उनके ऊपर ये जो मान लीजिए कोई पेनल्टी लागू होनी है या कोई कॉन्ट्रावेंशन का केस चल रहा है, उसकी प्रोसीडिंग्स हैं, तो उसमें वो कहाँ तक ज़िम्मेदार होंगे, वो ज़िम्मेदारी उनकी उस लिमिट तक होगी जिस लिमिट तक उनको वो प्रॉपर्टी मिली है, जो प्रॉपर्टी उस पर्सन की है जिसकी डेथ हो चुकी है। मतलब कहने का है कि वो पूरी तरह से ज़िम्मेवार नहीं होंगे, सिर्फ उनको मिली हुई प्रॉपर्टी के तक ही उनकी ज़िम्मेवारी रहेगी। बार और लीगल प्रोसीडिंग्स, अभी यहाँ पर क्या है कि किसी भी ऑफिसर पे, चाहे वो रिज़र्व बैंक का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई पर्सन है, उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी केस या कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी अगर उसने अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने में एक कहते हैं कि गुड फेथ में काम किया है, यानी अच्छी भावना से काम किया है, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, सरकार को अगर ये लगता है कि किसी प्रोविज़न को लागू करने में, यानी इस एक्ट में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उनको अप्लाई करने में अगर कोई मुश्किल आ रही है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि विदिन 2 ईयर्स, अभी तो उस बात को काफ़ी समय हो गया है, ये पॉइंट एक्चुअली पहले अप्लाई होता था, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें समझाने के लिए डाल दिया गया है कि जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो ऑब्वियसली उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है उसमें कोई ना कोई लूप होल या डिफ़िकल्टी आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के पास एक अधिकार होता है कि वो उसको रिमूव कर सकती है, तो ऐसा ही अधिकार यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट ये रिमूवल सिर्फ 2 साल तक रह सकता है। कोई भी ऐसा ऑर्डर इस एक्ट को लागू होने के 2 साल के बाद में इस तरीके का ऑर्डर नहीं इशू किया जाएगा, ठीक है। ओके, और कोई भी चेंज हम करते हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की परमिशन और सहमति से ही होना चाहिए। पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्ट के प्रोविज़न्स को स्मूथली चलाने के लिए, उनको फुलफ़िल कराने के लिए ये रूल्स लागू कर सकती है। जैसे वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे, वो बता सकती है, क्लियर कर सकती है कि कॉन्ट्रावेंशन जो कंपाउंड किए जाते हैं, कॉन्ट्रावेंशन को किस तरीके से कंपाउंड किया जाएगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई इंक्वायरी को आगे करना है तो वो उसका तरीका क्या होगा, अपील करने के लिए किस फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्या फ़ीस रहेगी, सैलरी अलाउंसेस जो भी चेयरमैन हैं, जो मेंबर्स हैं, जो स्पेशल डायरेक्टर है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उनकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह किस तरीके से निश्चित किए जाएंगे, और जो भी पर्सन जो ऑथोराइज पर्सन है उसकी अथॉरिटी के बारे में, और वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी, ये सारे रूल्स जो है सरकार के पास बनाने का अधिकार है। पावर टू मेक रेगुलेशंस, अब रेगुलेशन की बात करते हैं तो रिज़र्व बैंक के पास पावर है कि वो किसी भी और प्रोविज़न की अवहेलना किए बगैर ये क्लियर कर सकती है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं और किस किस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को कितना होल्ड किया जा सकता है,
और द मैनर एंड द फॉर्म इन विच द डिक्लेरेशन, जो फॉर्म भरना होता है, डिक्लेरेशन देना होता है पर्सनस को, वो किस तरीके से दिया जाएगा, कितने समय तक आप फॉरेन एक्सचेंज को कितने समय के अंदर अंदर इंडिया में आप रिपेट्रिएट करेंगे, कितने समय तक आप फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी को रख सकते हैं, और इसके अलावा फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है उनको किस क्लास ऑफ पर्सन के लिए एडमिसिबल बनाया गया है। अब लिमिट की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज को कितने समय तक आप एक्वायर करके रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे रेगुलेशंस हो गए। 10th पे आ जाता है फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। ये बिल्कुल सेम बात है, जब भी कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पेश किए जाते हैं, बाकायदा उसके ऊपर एक डिस्कशन चलता है, उसके स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, वो सेशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसमें डिस्कशन के बाद ये मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एज इट इज़ अप्लाई किए जाएंगे या विद मॉडिफिकेशन, यानी उनमें कुछ चेंज किया जाएगा और उसके बाद वो अप्लाई किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिपील एंड सेविंग। ये बात कर रहे हैं हम पुराने एक्ट की, जो फेरा की बात कर रहे थे, फेरा 1974 और फेरा 1947, क्योंकि उसकी जगह ली है फेमा ने, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि फेरा जो हमारा 1973 फेरा 1973 को रिपील करके, यानी कि रिवोक करके, खंडित करके इस एक्ट को बनाया गया है। तो उसके सारे प्रोविज़न्स ख़त्म होते हैं। उसके अंदर क्या किया गया था, अपीलेट बोर्ड था। जैसे इस एक्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल है, स्पेशल डायरेक्टर है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उस एक्ट में अपीलेट बोर्ड था, तो अपीलेट बोर्ड को खारिज किया गया और उसके जो भी मेंबर्स और चेयरमैन थे उनकी ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद कोई भी कोर्ट कोई भी ऐसा ऑफेंस जो रिपील्ड एक्ट से रिलेटेड था, मतलब पुराने एक्ट से रिलेटेड था, उसको एंटरटेन नहीं कर सकती। और कोई भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन जो रिपील्ड एक्ट से रिलेटेड है उसको नहीं ले सकता। कब तक नहीं ले सकता, उसके ये जो नया एक्ट आया उसके 2 साल के अंदर तक तो आप पुराने एक्ट के ऑफेंसेस और वो इंक्वायरी वगैरह को देख सकते हैं, उसके बाद नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जितने भी ऑफेंसेस किए गए पुराने एक्ट में, उसके ऊपर अगर इंक्वायरी चल रही है तो वो इंक्वायरी बंद नहीं होगी, उस इंक्वायरी को एज इट इज़ चलाया जाएगा जैसे कि नए एक्ट में इंक्वायरी शुरू हुई थी। उसके बाद आ रहा है फिर कि कोई भी एनीथिंग डन, जो भी पुराने एक्ट में कोई भी एक्शन लिया गया था, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर लाए गए, कोई इंस्पेक्शन हुई, कोई नोटिस इशू किया गया, कोई कंफर्मेशन हुई, डिक्लेरेशन हुई, तो उसको एज इट इज़ हम मान लेंगे कि अगर वो डिक्लेरेशन, वो ऑर्डर, वो नोटिफिकेशन इस नए एक्ट को या नए एक्ट के प्रोविज़न के अगेंस्ट नहीं जाता है तो उसको एज इट इज़ हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। और कोई भी अपील अगर पुराने एक्ट के दौरान की गई थी लेकिन उसका अभी डिसीज़न नहीं आया था तो उसको इसी तरीके से अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे रखा गया और उसका डिसीज़न भी उसी तरह से लिया जाएगा जिस तरीके से ये मान के कि नए सिरे से कोई अपील है। कई बार क्या होता है कि कोई भी अपील फ़ाइल करने का टाइम नहीं मिला, या ये लगा लो कि जो भी अपीलेट बोर्ड था जो पुराने एक्ट में था उसके अगेंस्ट जो अपील की जानी थी वो नहीं की गई और नया एक्ट आ गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, नए एक्ट आने के बाद कितने दिन में, विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज़। एक्चुअली ये बातें कुछ पुरानी हो गई हैं, सिर्फ एक समझ के लिए हमारे को बताया जा रहा है, अदरवाइज़ नया एक्ट तो आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और उन्होंने तो सिर्फ 60 डेज़ का टाइम दिया ना। तो एक्ट आने के 60 डेज़ तक वो सब लोग जो अपील करना चाहते थे अपीलेट बोर्ड के जो भी डिसीज़न था उसके अगेंस्ट, तो वो हाई कोर्ट के सामने 60 डेज़ तक अपील करने का अधिकार रखते थे, ठीक है। और हाई कोर्ट 60 डेज़ को बढ़ा सकती थी अगर उसे लगे कि कोई जेन्युइन रीज़न रहा है अपीलेट का और वो अपील नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ इस तरीके के प्रोविज़न थे जो थोड़ा सा रूटीन से हटकर थे। अब जैसे ये वाला जो आप पॉइंट देख सकते हो ये तो पुराने ही एक्ट से रिलेटेड था और उस बात को तो अब काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें थोड़ा सा
क्लैरिटी देने के लिए ये पॉइंट यहाँ पर रखा गया है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने कुछ डिफरेंट प्रोविजंस डिस्कस किए और इसी वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।